जोमेटो अप्रैल में जोमेटो ने EBITDA पॉजिटिव दिया और इनकी शेयर प्राइस 48 रुपीज की हो गई और अब तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई है यार और इनकी शेयर प्राइस 95 रुपीज हो गई है। तो सवाल ये है कि जोमेटो में ऐसा हो क्या रहा है जो इतना बढ़ रहा है। एक तो इनके फाइनेंशियल जानते हैं, दूसरे ये जानेंगे कि क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जा सकता है कि नहीं। गोयल आपको पूरा डेटा बताने वाला है, मैं अपना कंक्लूजन बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करना खुद के लिए। जोमेटो इस स्टॉक के आईपीओ ने क्या मैसिव लिस्टिंग डे गेन किया था, मजे आ गए थे। और उसके बाद ये स्टॉक इतना पिटा कि इन्वेस्टर्स ने बोला कि भाई इस स्टॉक का कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज ना इनका एक एक बिजनेस समझते हैं और किस बिजनेस मॉडल में कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, उसको क्लेरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो बिजनेस मॉडल आता है फूड डिलीवरी। सिंपल हिसाब है, रेस्टोरेंट्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं और कस्टमर्स हैं। जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है जो इन तीनों को कनेक्ट करता है। अब देखते हैं इस फूड डिलीवरी बिजनेस में प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये जिनका बिजनेस है ना काफी टाइम से EBITDA पॉजिटिव आ गया, बट उसके पहले एक बार EBITDA का फंडा क्लियर कर लेते हैं। EBITDA क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अमोर्टाइजेशन। बेसिकली अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं ना, EBITDA मतलब कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सपोज मैं समोसे बेच रहा हूं, ठीक है, मैं समोसा बनाता हूं 7 रुपए का और बेचता हूं 10 रुपए का, तो मेरा कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए का। 3 रुपए मेरी जेब में, उसके ऊपर बहुत खर्चे हैं बट 3 रुपए तो जेब में। जोमेटो की पहले प्रॉब्लम क्या थी? वो EBITDA नुकसान में था। मतलब अगर 10 रुपए का समोसा जोमेटो बेच रहा है तो वो समोसा जोमेटो खुद बनाता था 12 रुपए में, तो EBITDA नेगेटिव। तो फंडामेंटल सी क्या बात कर लेना जब कोर बिजनेस में ऑपरेटिंग में नुकसान हो रहा है, बट फूड डिलीवरी में EBITDA पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं Q2 FY23 में सबसे पहले इनका EBITDA पॉजिटिव आया। हमने भी चैनल पे कवर किया था और काफी लोगों से अप्रिसिएशन रहा था, जिसके से स्टॉक भी ऊपर गया था। और अब तो देखो सर EBITDA ऊपर जा रहा है। तो फूड डिलीवरी बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल फॉर देम। अब सिर्फ EBITDA देख के हमारा पेट नहीं भरने वाला दोस्त, हमें क्या देखना है? GOV, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, कि कितने पैसों का ऑर्डर हो रहा है जोमेटो, उसको देखते हैं। जैसे आप देखते हैं इनका GOV Q1 FY23 में था 6,425 करोड़, जो बढ़ के अब हो गया है 7,318 करोड़। और मैनेजमेंट तो ये भी बोल रही है कि दे एक्सपेक्टिंग कि फूड डिलीवरी का EBITDA और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ना विद टाइम और बढ़ता जाएगा, बिकॉज़ इनके मार्जिन्स और एक्सपैंड होने वाले हैं। अब फूड डिलीवरी बिजनेस पे थोड़े और मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले आता है कस्टमर्स। इनके कस्टमर्स कितने बढ़े हैं? Q1 FY23 में ये था 16.7, अब हो गया है 17.5, विच इज अ डिसेंट जंप। उसके बाद आता है रेस्टोरेंट पार्टनर्स की बात करते हैं। रेस्टोरेंट पार्टनर्स पहले थे 208, अब हो गए हैं 226, जिसमें काफी अच्छा जंप आया है। फिर आता है इनके डिलीवरी पार्टनर्स, जो थे पहले 319 दिखा रहा है और अब दिखा रहा है 352। तो जोमेटो फूड डिलीवरी जो बिजनेस है, 3 पार्ट्स है, कस्टमर, रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर। तीनों पार्टनर्स हैव इंक्रीज्ड इन नंबर, फैंटास्टिक, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज कर गया है और उनका EBITDA भी इंक्रीज कर गया है। तो इनके धंधे का ये पार्ट तो अच्छा कर रहा है। अब इनके धंधे का जो सेकंड पार्ट आता है वो है जोमेटो डाइनिंग आउट। जोमेटो ऐप आई एम अज्यूमिंग आपने कभी ना कभी यूज कर रखी है, किसी फ्रेंड के थ्रू आपने देखा तो होगा ही साहब। उस ऐप में एक डाइनिंग आउट का फीचर होता है। उस फीचर पे आप क्लिक करोगे, अपनी लोकेशन डालोगे, वो आपको बताएगा कि आपके एरिया में क्या क्या अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज क्या है, वहां पे क्या ऑफर्स चल रहे हैं। और अगर आपने जोमेटो डाइन आउट के थ्रू पे किया तब और डिस्काउंट मिल जाता है। और ये ना जोमेटो के लिए काफी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है, बिकॉज रेस्टोरेंट जोमेटो को पैसे देते हैं कि जोमेटो डाइन आउट में उनके रेस्टोरेंट्स को थोड़ा ऊपर दिखाया जाए, तो अच्छी अर्निंग कैपेसिटी है। मैनेजमेंट ये बोल रही है कि फाइनली अब ये बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो गया है एंड जोमेटो डाइन आउट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कस्टमर से भी और रेस्टोरेंट से भी। और अगर अपने आसपास देखोगे ना तो ये ट्रेंड हो रहा है, जहां पे अब लोग बाहर जाना शुरू कर गए। अब हम प्री पैंडेमिक लेवल्स में आ गए हैं और बाहर खाने का ट्रेंड अब फुल्ली स्टार्ट हो गया है। वो कोविड की बातें तो बहुत पास की रह गई है, तो रेस्टोरेंट में जाना देखो फुल्ली एक्टिव है। अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो जोमेटो डाइन आउट से जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आ रही है ना वो 515 करोड़ के ऊपर है। और मैनेजमेंट तो उसको लेके इतना ऑप्टिमिस्टिक है, वो बोल रहे हैं कि फ्यूचर में दे आर एक्सपेक्टिंग कि जोमेटो डाइन आउट का EBITDA ना 5% तक हो जाएगा। जस्ट टू शो यू, जोमेटो फूड डिलीवरी का EBITDA एज ऑफ नाउ 2.5% है और इसमें दे आर एक्सपेक्टिंग 5%। अब आते हैं थर्ड पिलर में, जो है जोमेटो का हाइपर प्योर। अब हाइपर प्योर बेसिकली कॉन्सेप्ट सिंपल है, फार्म टू फोक। तो होता क्या है, अब किसी रेस्टोरेंट है, उसको अगर फ्रेश रॉ मटेरियल्स चाहिए, फ्रेश सब्जियां चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए, तो एक बहुत बड़ा चेन है, तब जाके रेस्टोरेंट को मिलता है, तो रेस्टोरेंट को बड़ा महंगा पड़ जाता है। जोमेटो क्या बोल रहा है, हम आपका पूरा काम कर रहे हैं, डायरेक्टली फार्मर्स से सोर्स करेंगे, डायरेक्टली ओरिजिन से सोर्स करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, किस कैटेगरी के चाहिए, और वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स को देंगे। वो रेस्टोरेंट्स जाके फिर उसको डिलीवरी करा सकते हैं या जोमेटो डाइन के थ्रू कोई रेस्टोरेंट में आके खाना खा सकता है। तो जोमेटो आप देख रहे हो पूरा कैसे एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है फॉर द रेस्टोरेंट। अब कमिंग बैक टू दिस, हाइपर प्योर में जोमेटो कभी EBITDA पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो इनका नुकसान उसमें हो रहा है, बट इन्होंने काफी स्ट्रेटेजी चेंजेस किए हैं। सबसे पहली चेंज ये है कि जो भी अनप्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट्स है उनको हटा दिया। सेकंड चीज, इन्होंने मिनिमम ऑर्डर बढ़ा दिया, तो जो रेस्टोरेंट्स छोटे छोटे ऑर्डर कर रहे हैं अब उनसे मतलब नहीं है, उन रेस्टोरेंट्स पे ही फोकस जा रहा है जो बड़े ऑर्डर कर रहे हैं। और सर इसकी वजह से देखो मार्जिन्स इंप्रूव होने ही होने और जो हो भी गए। एंड तीसरा जो ये बोल रहे हैं, इन्होंने अपनी सप्लाई चेन में बहुत एफिशिएंसी लिया है, जिस एफिशिएंसी की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ये तो थे उनके स्ट्रेटेजिक चेंजेस। अब देखते हैं इन चेंजेस का रिजल्ट क्या है विद द डेटा। अब जैसे हम देखते हो इनका रेवेन्यू 273 से 617 हो गया, बढ़ गया, इट इज गुड, बट हम इन्वेस्ट
इन्वेस्टर्स हैं, हमें क्या चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखते हैं इनका EBITDA की सिचुएशन क्या है। इनका EBITDA था पहले -16% और अब है -6%। हाँ, EBITDA भी नेगेटिव में है, बट एक ट्रेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब आते हैं फोर्थ बिजनेस पिलर में, जो है क्विक कॉमर्स, बेसिकली जो Zomato ने एक्वायर किया था ऑफ Blinkit। अब आई एम श्योर आपने इंटरनेट में काफी वीडियोस देख ली होंगी कि कैसे जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है ना, जितना प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसमें ज्यादा ऑर्डर होते नहीं है, ज्यादा मार्जिन नहीं होते, और जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो प्राइस वॉर्स करते हैं। कभी स्विगी इंस्टामार्ट 2 रुपए सस्ता कर देगा, Zomato फिर 5 रुपए सस्ता कर देगा, और यही प्राइस वॉर्स चलते रहते हैं। बट Blinkit के साथ कुछ और ही हो रहा है। आप देखोगे कि जो Zomato का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है ना, Blinkit का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू उसके बहुत ज्यादा पास है, और मैनेजमेंट तो उसमें इतना ऑप्टिमिस्टिक है, वो ये बोल रहे हैं कि Blinkit ना हम इन्वेस्टर्स को Zomato से भी बेटर परफॉर्मेंस देगा आने वाले 10 सालों में, विच इज फैंटास्टिक। हाँ, सुनने में लग रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं है, बट इट इज पावरफुल, बिकॉज अगर आप लॉजिकली देखोगे, जो आदमी Zomato ऐप यूज कर रहा है, Blinkit भी उसी में है, जो Zomato के कस्टमर बेस होंगे वो Blinkit के कस्टमर बेस भी होंगे, तो काफी सारे ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हैं दोनों बिजनेसेस के। आप जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। Blinkit का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पहले था 1172 और अब हो गया है 2140। तो जियो भी तो देखो अच्छी पेस में बढ़ा है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखिए। बट अब अगेन EBITDA पे आता है। EBITDA की बात करें, पहले ये -27% की EBITDA में बैठे थे और अब ये -6% की EBITDA में बैठे हैं। नुकसान तो अभी भी हो रहा है, बट जो ट्रेंड है ना वो बहुत पॉजिटिव है। तो अगर आप इन चारों पिलर्स को कंसीडर करते हो तो देखो ये काफी ऑब्वियस है कि थिंग्स आर मूविंग द राइट डायरेक्शन, और ये फाइनेंशियल्स भी दिखा रहे हैं। Q2 FY23 में सिर्फ फूड डिलीवरी का बिजनेस EBITDA पॉजिटिव था, वो भी बहुत इनिशियली पॉजिटिव था, और उसको लेके कितना हाइप क्रिएट किया था। मैंने खुद वीडियो बनाई थी कि Zomato एटलीस्ट एक धंधे में तो प्रॉफिटेबल हो रहा है, बट जिस पेस में ग्रो कर रहे हैं, अब टोटल इनका EBITDA प्रॉफिटेबल आ रहा है ऑफ 12 करोड़। इट इज वेरी गुड। अब अगर लॉजिकली आप इसको देखोगे, किसी कंपनी का अगर 12 करोड़ EBITDA पॉजिटिव है, तो क्या वो Zomato जितनी करंट वैल्यूएशन डिजर्व करती है? बिल्कुल भी नहीं। देखो दोस्त, उसकी तो बात है ही नहीं। अगर आप ट्रेडिशनल वैल्यूएशन आप जाओगे, Zomato डज नॉट मेक एनी सेंस। ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई और इसी में लोग इतना खुश हो गए। तो इस स्टॉक में ना ट्रेडिशनल वैल्यूएशन नहीं चल सकती, और ये हाई रिस्क गेम तो इसमें है ही है। अब मैनेजमेंट ये बोल रही है कि हमने पहले बोला था कि हम 4 क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबल होंगे, वो उन्होंने एक ही क्वार्टर में कर दिया। मैनेजमेंट ये भी ऐड करी कि जो पहले हमने स्टेटमेंट दी थी उसमें तो हम बड़ा मॉडेस्ट हो रहे थे, उसमें बड़े कंजर्वेटिव हो रहे थे। बट फैक्ट ये है कि मैनेजमेंट बहुत हैप्पी है, उनको हैप्पी होना भी चाहिए और इन्वेस्टर्स को क्रेडिट देना भी चाहिए। जो उन्होंने टारगेट्स दिए थे उनको सुपरसीड कर लिया। इन्होंने जो नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे, दे हैव पेड ऑफ। बहुत जगह जहां प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है उसको हटाया है, और इनके हिसाब से और Zomato के हिसाब से एक की चीज बड़ी इनकी अच्छी रही है, बिकॉज दे हैव प्लेस्ड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो टीम को मैनेजमेंट ने बहुत क्रेडिट दिया है, जो ओवरऑल ना मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छी पिक्चर दिखाती है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि चलो अभी तो प्रॉफिटेबल हो गया, बट क्या Zomato कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकता है? कैन वी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट दिस? और इसमें Zomato का जवाब है हाँ, कि वो फोकस कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो तो ये फोकस कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों के लिए ये 40% टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाएंगे। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 4 सालों में इनका रेवेन्यू 40% से हर साल बढ़ेगा। अब मैं क्या चाहता हूं ना, एक बार आप इनकी प्रॉफिट लॉस देखो, और इसमें एक बड़ी यूनिक चीज है। प्रॉफिट लॉस में आप देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ का नुकसान है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ का प्रॉफिट है। कैसे? टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अब बहुत लोगों ना इसमें कंफ्यूजन होता है। अब इसमें आता है ये अकाउंटिंग सिस्टम है। अब देखो लॉजिक क्या होता है, देखो इनकम टैक्स तो सही टाइम में टैक्स भरना पड़ता है। अब इनकम टैक्स वेट नहीं करता हर कंपनी का कि हर कंपनी अपना पूरा पहले हिसाब लगा ले, फिर प्रॉफिटेबिलिटी निकाले, उसके बाद वो टैक्स भरे। इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर टूटता है। तो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया सिंपल स्ट्रक्चर क्या देता है कि अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है देन द टैक्सेबल लिमिट, तो अभी आप कम टैक्स दे देना, बाद में आप ज्यादा टैक्स दे देना। और अगर आपका प्रॉफिट लेस हुआ है देन द टैक्सेबल लिमिट, तो अभी आप ज्यादा टैक्स दे दो, बाद में आप कम दे देना। इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। बट गोयला आसान भाषा में बात करता है, टैक्स में ना बहुत बार टैक्स एडवांस में कंपनी पे कर देती है, जो बाद में एडजस्ट हो जाता है। तो इस केस में Zomato ने एडवांस में टैक्स पे कर रखा था, बाद में एडजस्ट हुआ, और अब Zomato का एक्चुअलिटी में 2 करोड़ का प्रॉफिट है, व्हिच इज बिग फॉर दिस कंपनी। आप देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 39.6%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स, मतलब पास्ट 3 इयर्स का तो नुकसान भी है, तो इट्स नॉट एप्लीकेबल, एंड डेट इक्विटी इज 0.03। वैल्यूएशन की बात करूं तो लॉस मेकिंग कंपनी, उसका पीई के तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं प्राइस टू सेल देख लेता हूं, तो विच इज 10.2 टाइम्स, जो मैं बोलूंगा एक एवरेज सिचुएशन में आती है। अब आते हैं सर, देखो गोयला कंक्लूजन। पर्सनली स्पीकिंग Zomato एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म अच्छा कर सकता है, बट ये बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और मैं पर्सनली ना ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रेफर नहीं करता हूं। मैं कब घुसूंगा? जब ये मेरे फंडामेंटल स्टैंड्स मीट करेगा। बट ऑन ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट Zomato, दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। बट सवाल ये आता है, इन्फॉर्मेशन आपने ले ली, डेटा को मिल गया, स्टडी आपको मिल गई है, क्या Zomato में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में पोल करते हैं, दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है,